क्या करना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उनके काव्य की जो विशेषताएँ हैं उसके बारे में अपन विस्तार से वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य की क्या प्रमुख विशेषताएँ वो जानेंगे। निराला जी छायावाद के सबसे विद्रोही कवि हैं। मतलब जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, वो छायावाद का जो साहित्य रहा, कौन सा साहित्य रहा? छायावाद का जो साहित्य है उसके सबसे प्रसिद्ध कवि हैं, समझ, सबसे विद्रोही कवि हैं। क्या है? सबसे विद्रोही कवि हैं आपके सामने। और उनको ओजस्वी कवि के रूप में भी जाना जाता है। कैसे कवि के रूप में? एक ओजस्वी कवि के रूप में जाना जाता है, एक शानदार साहित्यकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? पहला पॉइंट है मुक्त छंद के प्रवर्तक। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य का प्रयोग किया गया उसमें मुक्त छंद का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मुक्त छंद का। समझ में आ गया? मुक्त छंद का उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी कविताओं को छंदों के बंधन से मुक्त किया गया। वो आपके सामने मुक्त छंद क्या होता है? रीतिबद्ध, है ना, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये तीन प्रकार के साहित्य की रचनाओं के प्रकार हुआ करते थे। रीतिबद्ध मतलब वो प्रकार के साहित्यकार जिन्होंने अपने साहित्यों के रचनाओं में जो रीति मतलब नियम कायदों का प्रयोग करके ग्रामेटिकल रूप जैसे छंद हो गए, अलंकार, उनका बहुतायत में प्रयोग किया, उनके नियमों के हिसाब से प्रयोग किया, उसको रीतिबद्ध काव्य के नाम से जाना जाता। समझ में आ गया? अगले वाले काव्य रचनाकार हुए रीति सिद्ध, वो वाले साहित्यकार जिन्होंने साहित्य की रचना करते वक्त कुछ आपके सामने जो छंद और अलंकारों का प्रयोग किया जहां जरूरत पड़ी और कुछ स्वतंत्र रूप से किया। अगले वाले हुए रीति मुक्त काव्य धारा के कवि, उन्हें मुक्त छंद के काव्य धारा के कवि माना जाता है। मतलब उन्होंने आपके सामने उनके साहित्य के अंदर आपको जो छंदों का प्रयोग है वो बिल्कुल मुक्त रूप से, मतलब उनके मन में आई तो प्रयोग किया वरना बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया। समझ में आ गया? उन्होंने हिंदी कविताओं को छंदों से बंधन से मुक्त कर दिया। मतलब उनकी जो कविताएं हुआ करती थी उसमें जो छंदों का जो बंधन है उससे बिल्कुल उनको मुक्त कर दिया कि कोई जरूरी नहीं है आपको, अगर जो साहित्यकार है अगर उसको अच्छा लगे, अगर उसकी पकड़ है, अगर वो मजबूती से आपके सामने उन सब चीजों को दर्शा सकता है तभी आपके सामने छंदों का प्रयोग करना चाहिए। बाकी कोई भी जरूरी नहीं है, बिना छंदों के प्रयोग से भी हम एक शानदार साहित्य की रचना कर सकते हैं। ये पहली बार किसके द्वारा बताया गया आपके सामने? उदाहरण के लिए वह आता है दो टूक कलेजे के करता पछतावा पथ पे आता है भिक्षुक। उनके द्वारा जो भिक्षुक भिक्षुक कहानी लिखी गई उसमें उन्होंने बताया कि वह आता है दो टूक कलेजे के करता पछतावा पथ पर आता है। समझ में आ गया? तो वह आता शब्द को उन्होंने कैसे प्रयोग किया? दो टूक कलेजे पर, मतलब कोई भी मनुष्य है, दो टूक के आपके सामने कलेजा, दो टूक का कलेजा मतलब दो वक्त की रोटी खाने के लिए वो जीवन में अपने पथ पे आकर अपना जीवन यापन करने का प्रयास कर रहा है। शोषितों के प्रति सहानुभूति और विद्रोह की भावना। क्या है? जो शोषित वर्ग हुआ करता था उनके प्रति कैसे शोषितों के प्रति सहानुभूति और विद्रोह है, प्रगतिवाद। निराला के काव्य में, जो निराला के द्वारा साहित्य लिखा गया उसमें पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश व शोषितों के प्रति गहरी करुणा है। मतलब आपके सामने जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति रखा करते थे। क्या करते थे? जो समाज में जो शोषित वर्ग हुआ करता था उनकी आवाज उठाने वाले एक साहित्यकारों के रूप में जाना जाता है। किसको? जो आपके सामने जो निराला है उनको। निराला के काव्य में पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश था। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनके प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश था, बहुत ज्यादा गुस्सा था उनके प्रति। और शोषित जो आपके सामने जो जीवन में जिनको उत्पीड़न हो रहा है जिनका, जैसे मजदूर वर्ग हो गया, है ना, जैसे आपके सामने कृषक वर्ग हो गया, चाहे आपके सामने और जो फुटपाथ पे रहने वाले व्यक्ति हो गए, तो इस प्रकार के समाज से जो वंचित वर्ग है, जिनको समाज से जो अपने जीवन में क्या है वंचित रह गए, उन लोगों के प्रति उनको सहानुभूति थी। क्या थी? करुणा और सहानुभूति थी उनके प्रति। समझ में आ गया? जब अबे सुनो बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब। कुकुरमता में उन्होंने ये शब्द लिखा है कि अबे सुन बे गुलाब भूल मत जो पाई खुशबू रंगों में। मतलब उन्होंने क्या कहा है कि हे गुलाब, गुलाब को किस रूप में दिखाया है? गुलाब को पैसे वाले लोगों के रूप में दिखाया गया, अमीर लोगों के रूप में दिखाया गया। और उन्हें क्या कहता है? अबे सुन बे गुलाब, ए गुलाब मतलब हे अमीर लोग सुनो, भूलो मत जो पाई खुशबू, अरे मत भूलो जो तुमने खुशबू वो कैसे पाई है, जो आपके सामने जैसे पानी के संचित रखने से, मतलब अमीर लोगों ने अपनी पैसा धन दौलत इसीलिए कमाया होता है, जब जो संचित वर्ग है वो आपके सामने आपको आगे बढ़ाता है। तो ये कुकुरमता जो आपके सामने साहित्य है उसमें इस प्रकार की पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। अगले वाला है दार्शनिक और ओज।
राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी कविताओं में अत्यंत गहरा दार्शनिक चिंतन और पौरुष भाव है। उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसमें राम की शक्ति पूजा उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसके अंदर और तुलसीदास जैसी कविताएं जो उनके द्वारा लिखी गई उसमें वो अपने विचारों को गहराई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? उनके द्वारा जो विचार हैं, जो साहित्य के प्रति जो उनके विचार हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या किया है, विस्तार से बताया है। क्या है? उनके बारे में उनका विस्तार से गहराई से आपको समझ आती है कि किस प्रकार के आपके सामने वो साहित्य की रचना कर सकते हैं। दार्शनिक चिंतन मतलब एक दार्शनिक चिंतन के रूप में कि कैसा एक दार्शनिक व्यक्ति कैसे सोचता है उसके बारे में, और एक पौरुष भाव के बारे में। कौन से भाव में? पौरुष भाव में आपके सामने पता चलता है। क्या पता चलता है? भगवान राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसे कविता में उनके मार्मिक दर्शन के बारे में पता चलता है। अगले वाला प्रश्न है प्राकृतिक और श्रृंगार। प्रकृति और श्रृंगार क्या कहती है? जूही की कली जैसी कविताओं में अत्यंत सूक्ष्म और उन्मुक्त श्रृंगारिक चित्रण देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जूही की कली जैसी जो कविताएं लिखी गई उसमें बहुत ही सूक्ष्म और उन्मुक्त श्रृंगारिक चित्रण देखने को मिलता है। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उस साहित्य की करती है जूही की कली। उन जैसी कविताओं में बहुत ही सूक्ष्म मतलब बहुत ही सूक्ष्म तरीके से भावनाओं का चित्रण है कि बहुत ही गहराई से हल्के से उन्होंने क्या बहुत ही शानदार तरीके से साहित्य का रचना किया है। और उन्मुक्त श्रृंगार की कोई भी व्यक्ति है उसकी श्रृंगार की कोई भी महिला है जो आपके सामने का पेड़ होता है, फूल होता है, उसकी कलियां कितनी खूबसूरत होती हैं उसके बारे में उन्होंने उसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि कोई भी व्यक्ति है उसकी श्रृंगारिक आपके सामने चित्रण है वो कैसा होता है। क्या होता है? श्रृंगारिक जो चित्रण है वो आपके सामने कैसा होता है। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है? सुमित्रा नंदन पंत है उनको प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है? मतलब प्रकृति के आपके सामने सुकुमार कवि के रूप में उनको क्या जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा। सबसे पहले तो भाई आपके सामने इस प्रश्न को शुरू करूं इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। समझ में आ गया? सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दो, साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करके अगर अभी तक फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है तो जरूर से खरीद। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आपके सामने पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हो। भाई कर लो अगर अभी तक आपने पीडीएफ को फ्री में प्राप्त नहीं किया तो। पंत जी का जो जन्म है वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा को सोनी के सुगम्य प्राकृतिक वातावरण में हुआ है। क्या हुआ है? जो पंत जी है उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा नामक जगह होती है, वहां के आपके सामने सुरगम्य प्राकृतिक वातावरण। मतलब भाई आपको पता है उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, वन देखने को मिलते हैं, जंगल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो वातावरण है उसके अंधकार के वातावरण में उनका जन्म देखने को मिला है। समझ में आ गया? तो अल्मोड़ा के अंदर उनका जन्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको लिखना है। अब एक बात बताओ, अगर आपको हम राजस्थान में पैदा हुए, अजमेर के आसपास आप सभी विद्यार्थी अजमेर के होंगे, पहाड़ी वाले क्षेत्र में से आप हो, तो अगर आपसे कोई प्रकृति या पहाड़ के बारे में पूछे तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपका जन्म पहाड़ी क्षेत्र के आसपास प्राकृतिक वातावरण के आसपास हुआ है तो आप लिख सकते हो। अब बेचारा कोई व्यक्ति है जैसलमेर बाड़मेर में के क्षेत्र में पैदा हुआ, अब उसको पूछे भाई आपके सामने प्रकृति के बारे में तो वो रेगिस्तान के बारे में बता सकता है क्या? पहाड़ों के बारे में बता सकता है? बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उतना ज्यादा। जितना आप बता सकते हो उतना वो व्यक्ति नहीं बता सकता है, क्योंकि आपने वो जीवन जिया है। समझ में आ गया? तो उनका जन्म भाई आपके सामने उत्तराखंड के उन अल्मोड़ा कसौनी नामक जगह हुआ था जहाँ पे वो सुरगम्य प्राकृतिक वातावरण के बारे में आपके सामने देखने को मिलता है। इसीलिए उनके साहित्य में बहुत ही शानदार तरीके से प्रकृति का चित्रण भी देखने को मिलता है। प्रकृति से तदामय उनके काव्य का आरंभ ही प्रकृति के प्रति गहरे आकर्षण से हुआ। मतलब जो सुमित्रा नंदन पंत है, कौन है जो सुमित्रा नंदन पंत है? उनके काव्य जो उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उनकी शुरुआत ही प्रकृति के प्रति गहरे आकर्षण से हुआ। भाई एक व्यक्ति जो पला बड़ा ही